नमस्ते साथियों, आज हम आपसे इस अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा कि जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई भी इशू आता है तो हर नेता जो है टीवी पर आकर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में, फेडरलिज्म मर चुका है, इस तरीके का बयान देता है। तो आखिर ये फेडरेशन होता क्या है, फेडरलिज्म होता क्या है और हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ अ स्पिरिट under which power is exercised by more than one form of government। मतलब फेडरलिज्म में जो एक स्पिरिट होती है, क्या होती है? एक स्पिरिट होती है। याद रखिएगा, फेडरलिज्म एक स्पिरिट होती है जहाँ पर हम गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको एक्सरसाइज करने वाले एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं या एक से ज़्यादा स्टेजेस होती हैं। कैसे? जैसे हम इंडिया का उदाहरण देते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत में केंद्र में एक सरकार है, जैसे केंद्र सरकार उन मुद्दों को देखती है जो कि पूरे भारत को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर करते हैं, जैसे करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंक, ये सारे के सारे। आपको पता है हमारे भारत में एक ही करेंसी है, कम्युनिकेशन, बैंक, उसके बाद में डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं नहीं रखने, ये सारा का सारा केंद्र सरकार देखती है, जो कि ओवरऑल पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। राज्य सरकार क्या काम करती है? राज्य सरकार उन मुद्दों को देखती है जो बेसिकली किसी क्षेत्र विशेष से या राज्य से संबंधित होते हैं, जैसे पुलिस। आपने सुना होगा हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस। कभी आपने सुना भारत पुलिस? क्यों? क्योंकि जो पुलिस होती है वो हर राज्य की अपनी पुलिस होती है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, फिर उसके बाद में कहीं ना किसी हद तक कृषि। ये सारे के सारे जो मुद्दे होते हैं जो किसी एक राज्य को बहुत ही अच्छी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, वो राज्य सरकार देखती है। और फिर आती है हमारी तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज से आप सब समझ चुके होंगे। पंचायती राज में हम बात करते हैं पंचायतों की, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद। ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं पंचायती राज में, वो सारे के सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो आप इससे अब तक समझ चुके होंगे कि फेडरलिज्म में क्या होती है कि जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है, जो संविधान गवर्नमेंट को जो पावर देता है, वो एक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। आज जितने भी टाइप्स होते हैं, जितनी भी तरीके की फेडरेशन होते हैं, सारी की सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत है, हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए कितने टाइप्स होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला होता है कन्फेडरेशन, दूसरा होता है फेडरेशन, तीसरा होता है यूनियन। एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कन्फेडरेशन क्या होता है। देखिए, व्हेन स्टेट्स रीजन्स कम टुगेदर अंडर अ लूज सेंट्रल गवर्निंग, एग्जाम्पल EU एंड स्विट्जरलैंड। समझिए, स्कूल है आपका, स्कूल में आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, आपसे उनकी अच्छी दोस्ती होगी। आप सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है या फिर कोई प्रोग्राम है और आपको उस प्रोग्राम के लिए कुछ प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशन में क्या होगा? आप ग्रुप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रुप्स बनाएंगे। तो ग्रुप्स में क्या होता है, आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि ग्रुप्स में हमेशा एक लीडर होता है और उसके बाद में बाकी की जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको कोई ना कोई काम दे दिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से कन्फेडरेशन होता है। कन्फेडरेशन मतलब जो राज्य होते हैं या रीजन्स होते हैं, एक कॉमन काम करने के लिए या एक कॉमन पर्पस को सर्व करने के लिए एक अग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक अग्रीमेंट करते हैं। किसके साथ? जैसे ग्रुप के लीडर के साथ, मतलब सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के साथ। यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्निंग बॉडी किसको मानेंगे? केंद्र सरकार को, ठीक है। केंद्र सरकार को या उस बॉडी को जो कि उस देश को अल्टीमेटली चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? लूज होगा। सर, लूज कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि आपने ग्रुप बनाया और आप उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगा कि सर मज़ा नहीं आ रहा ग्रुप में। अब चाहे आपका लीडर बेकार हो या फिर आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी हुई हो या फिर किसी और कारण से आपको लग रहा हो कि दूसरा ग्रुप तो हमसे बेहतर कर रहा है और वो छोटे छोटा काम करते हैं, उनको अप्रिशिएशन मिलता है, लेकिन हम इतना काम करके थक चुके हैं लेकिन हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है या किसी और कारण की वजह से अब आपका मन नहीं है उस ग्रुप में रहने का, तो आप क्या करोगे? ग्रुप छोड़ दोगे, ठीक है। उसी तरीके से कन्फेडरेशन में क्या होता है बेटा, जो स्टेट्स होती हैं, ये रियलिटी में होता है बेटा, और जो रीजन्स होते हैं, जो स्टेट्स और रीजन एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो बड़ा ही लूज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लूज कॉन्ट्रैक्ट कैसे?
कि वो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेट्स और रीजन्स के पास हो और बहुत ही कम पावर उस सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के पास हो। बहुत ही कम पावर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पावर होती ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जब उनकी इच्छा होती है वो वापस आ जाती हैं, और जब उनका मन भर जाता है या फिर उनका जो पर्पज़ होता है वो पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं, वो इस लूज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर जो है बाहर चली जाती है। सर ऐसा भी होता है? होता है। कैसे? दो एग्जाम्पल है हमारे पास, स्विट्ज़रलैंड और ईयू। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड आपको पता है कि कन्फेडरेशन है। ऑल दो मैं एक बात आपको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड ने 1848 में, ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, 1848 में स्विट्ज़रलैंड ने कन्फेडरेशन को फेडरेशन में बदल दिया था। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम फेडरेशन आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब नाम अभी भी कन्फेडरेशन चल रहा है। ठीक है, जैसे आपका घर पे नाम और होता है, घर पे आपको बंटी, बबलू, गुड्डू बुला देती है, बाहर आपका नाम होता है अनिकेत, अभिषेक, सुरेश, जो भी आपका नाम होता है। उसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड के भी क्या है, दो नाम है, नेचर अलग है, नाम अलग है। कैसे? नेचर क्या है उसका, नेचर उसको फेडरेशन वाला, कब किया था? 1848 में, लेकिन नाम क्या है उसका, कन्फेडरेशन वाला। जैसे अभी भी हम स्विट्ज़रलैंड को क्या बुलाते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उसे फेडरेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। सर ऐसा क्यों किया उसने? तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, उसके करने के कुछ कारण थे। कारण क्या था? सबसे पहली बात तो कन्फेडरेशन में जो यूनिट्स होती हैं, मतलब जो रीजन्स और स्टेट्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के साथ या केंद्र सरकार के साथ, इस तरीके से समझ लीजिए, वो बड़ा ही लूज कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, राज्यों का कभी भी टूटकर अलग अलग बिखरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वो खुद ही इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनते नहीं हैं। अब आप ही सोचो कि अगर कोई आर्मी के लीडर की नहीं सुनेगा तो आर्मी क्या होगा, 10 लोग इधर जाएंगे, 10 लोग उधर जाएंगे, तो क्या होगा, आर्मी पूरी की पूरी तरीके से मैच्ड हो जाएगी। आर्मी पूरी की पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जब लीडर की कोई नहीं सुनेगा, जब लीडर के इंस्ट्रक्शंस को कोई नहीं मानेगा, तो आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती है वो मेस्ड अप हो जाती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। इस तरीके से समझिए, अगर आप घर में बड़ों की बात नहीं मानते तो आपको क्या पता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। उस टाइम कर रहे होते तो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सारी की सारी चीज़ें उल्टी या फिर मैं कह सकता हूँ कि अजीब लगने लग जाती हैं। उसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया, इस बात को ध्यान में रखकर 1848 में अपने आप का नाम तो कन्फेडरेशन रखने दिया उसे, लेकिन अपने आप को फेडरेशन में चेंज कर लिया। उसी तरीके से ईयू है। ईयू क्या काम करता है? देखिए ईयू आपको पता है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक साथ आकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी को थोड़ी थोड़ी पावर दे दी, थोड़ी थोड़ी पावर दी थी, पूरी नहीं दी थी। जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, इटली है, ग्रीस है, वो सारे के सारे एक साथ आए, टेबल पर बैठे, चाय कॉफ़ी पी, वहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और थोड़ी थोड़ी पावर एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी को दे दी और उसको कहा गया कन्फेडरेशन। इसका मतलब क्या कि ईयू में जितने भी देश हैं उनके पास सेंट्रल गवर्निंग बॉडी से ज़्यादा पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्निंग बॉडी को पावर दी क्यों? ताकि ईयू अपने आप को शक्तिशाली बना सके। बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस थे, बहुत सारे कॉमन गोल्स थे जो कि ईयू एक साथ अचीव करना चाहते थे। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज एक साथ उस गोल्स को अचीव करना चाहती थी। यही कारण था कि उन्होंने जो है कन्फेडरेशन बनाया, जिसका नाम दिया गया ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो अब हम कह सकते हैं कि क्या यूरोपियन यूनियन एक देश भी है? एक तरीके से देश भी है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की खुद की एक करेंसी है, एक कॉमन करेंसी है जिसको हम बोलते हैं यूरो, आपने सुना भी होगा। उसके बाद में उनका खुद का एक पार्लियामेंट है, कॉमन पार्लियामेंट है, सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पर ये नियम है कि ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के देश का कोई भी मेंबर बिना किसी पासपोर्ट के या फिर बिना किसी मैं कह सकता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया के एक छोटी सी फॉर्मल एक इंटेरोगेशन होगी, छोटी सी फॉर्मल एक प्रक्रिया होगी, उसको पूरा करके हम किसी भी देश में घूम सकते हैं। सर वो शर्त यही है कि वो जो देश होगा वो ईयू का पार्ट होगा। ठीक है, उनका एक कॉमन सुप्रीम कोर्ट है और कॉमन लॉज है। कॉमन लॉज का मतलब ये कि अगर जर्मनी ने कोई कानून लागू है जो कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो वो फ्रांस में भी लागू होगा, वो बेल्जियम में भी लागू होगा, वो इटली में भी लागू होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा है? टूटा है सर। आपने सुना होगा बीच में ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट तो सुना होगा ना आपने, ब्रेग्जिट
ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है, ब्री मीन्स होता है ब्रिटेन, इंग्लैंड, और एग्जिट का मतलब आपको पता है बाहर जाना। कि जब ब्रिटेन इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आया था, जब उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, तो उसे बोलते हैं ब्रेग्जिट, क्योंकि ब्रिटेन को मज़ा नहीं आ रहा था इस समय। ब्रिटेन चाहता था कि उसकी खुद की करेंसी हो जो है पाउंड। ब्रिटेन चाहता था कि उसके देश में उसके ही कानून चले। ब्रिटेन चाहता था कि उसके देश में ऐसा ना हो कि कोई यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, हाँ, तो वो बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, बिना किसी लीगल इंटेरोगेशन के उनके देश में आ जाए। वो ये सब नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और वहाँ से निकल आया। ठीक है, ये होता है हमारा कन्फेडरेशन। अब आती है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है सर? व्हेन स्टेट्स रीजन्स कम टुगेदर अंडर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्निंग बॉडी। क्या हुआ सर? फिर आ जाते हैं ग्रुप में। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चों ने काम करना शुरू किया। एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन पर्पस के लिए वो एक साथ आए थे और उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एक लूज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? स्ट्रॉन्ग, जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें क्या था कॉन्फेडरेशन में, कि जो स्टेट्स होते थे, रीजन्स होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी, और जो सेंट्रल गवर्निंग बॉडी होती थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती थी, उनकी चलती ही नहीं थी। स्टेट्स जो मर्जी होता था वो करते थे। लेकिन फेडरेशन में क्या हुआ कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी भी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि अगर 50% पावर स्टेट्स के पास है तो 50% पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के पास होगी। अब इस बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इस बार अगर आपका ये मन नहीं है कि अगर आपको लीडर पसंद नहीं आया तो आपने ग्रुप छोड़ दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो पावर आपके पास है, कहीं ना कहीं सिमिलर वही पावर सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के पास भी होगी। इसके एग्जाम्पल क्या है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यूएसए को फुल फॉर्म बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं? उसका कारण ये है कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो 13 राज्य थे, 13 थे, ज़्यादा नहीं थे, देखना ध्यान से समझना, 13 राज्य थे। और उन 13 के 13 राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी को अपनी पावर देते हैं, और वो सेंट्रल गवर्निंग बॉडी जो थी वो थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 13 राज्यों ने मिलकर यूएसए बनाया, और धीरे 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 जैसे जैसे राज्य आते गए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और यूएसए में शामिल होते चले गए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी राज्य होता है या फिर जो भी रीजन होता है, जब उसको एक कन्फेडरेशन या फेडरेशन में शामिल होना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कन्फेडरेशन में तो काफ़ी लूज होगा, राज्यों के पास पावर बहुत ज़्यादा होगी, और अगर वो फेडरेशन है तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट? स्ट्रॉन्ग होगा। वो अग्रीमेंट, वो ट्रीटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसमें राज्यों के पास जितनी पावर होगी मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, या फिर मैं कह सकता हूँ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के पास भी उतनी ही पावर होगी। ठीक है, अब तीसरा आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है यूनियन। यूनियन क्या है? देखिए, व्हेन स्टेट्स एंड रीजन्स आर ईदर क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्निंग बॉडी और कम अंडर यूनियन विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद मोर पावर विद द यूनियन। अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें ये आया कि आप एक साथ आए लेकिन आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या सेंट्रल गवर्निंग बॉडी, आपको बताइए जो आपकी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी थी, जिसको हम यहाँ पे केंद्र सरकार समझ सकते हैं, उसने सोचा कि मैं खुद रीजन्स को बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको इंडिया का उदाहरण देके बताता हूँ। ठीक है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज जो थे वो हमेशा भगदड़ में जाते हैं, काम खराब करके जाते हैं, उल्टा पुल्टा करके जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या काम किया? अंग्रेज़ों ने भारत को जितना हो सके उतना गंदगी में छोड़ के चले गए। इधर जिन्ना साहब पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, भारत का बंटवारा हो गया, अब पाकिस्तान जाने वाले लोग जो थे वो पाकिस्तान जाने लगे इंडिया से, और इंडिया आने वाले लोग जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया आने लगे। इसमें क्या हुआ आपको पता है, आपने गदर मूवी देखी होगी, बहुत सारे मारकाट हुए, ट्रेन की ट्रेन लाशों से भर दिए गए। तो इन सब में क्या हुआ आपको पता है कि उस टाइम ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की। ठीक है, तो उस टाइम को राज्य नहीं आया था इंडिया के पास में कि सर हम कॉन्ट्रैक्ट करते और हम बनाती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, नहीं। उस टाइम सबसे पहले बना इंडिया, मतलब सबसे पहले बनी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी, और उसने बनाया राज्यों को, या फिर उसने पावर दी राज्यों को। ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या हुआ, सेंट्रल गवर्निंग बॉडी बनी, हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। आपको पता है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद में वो इंटरिम गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट बन गई थी। आज़ाद भारत में चुनाव कहाँ हुए थे? सबसे पहले चुनाव तो 52 में हुआ था।
तो भारत आज़ाद कब हुआ था? 47 में। ध्यान से समझिएगा, भारत आज़ाद हुआ था आपका 1947 में, और सबसे पहले चुनाव हुए थे 1952 में। तो सरकार जो थी वो पहले कौन सी थी? ये वही सरकार थी जो कि अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो सबसे पहले क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी में कैसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और उसने क्या किया, धीरे धीरे रीजन्स को बनाना शुरू किया। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि धीरे धीरे जो हमारे जो राज्य थे वो बनने चली शुरू हो गए। जैसे केरल एक अलग राज्य बना, अगर कोई उत्तर प्रदेश है तो आपको पता होगा कि 2000 में उत्तराखंड नाम का एक अलग राज्य बना। झारखंड पहले अलग राज्य नहीं था, अलग राज्य बना, ठीक है। तेलंगाना 2014 में अभी बना है, एक अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश को काटकर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बनी थी वो थी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने क्या काम किया? उसने स्टेट्स बनाना शुरू किए, या फिर स्टेट्स को पावर देना शुरू किया। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आप देख सकते हैं, कम अंडर यूनियन विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट विद मोर पावर विद यूनियन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटी थी, जो अग्रीमेंट था, वो नहीं हुआ, ठीक है। तो एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसए में राज्यों ने मिलकर सेंट्रल गवर्निंग बॉडी को बनाया था, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ने मिलकर राज्यों को बनाया है, या फिर उनको पावर दी है। कैसी भी समझ लीजिए, आपके ऊपर है। तो इस आपको पता है कि जब कोई पावर देगा आपको तो छोटी छोटी चीज़ें, जब आप किसी से पैसे मांगती हैं, आपने अगर 1000 रुपये मांगे हैं तो वो आपको 500 रुपये देगा, कभी कभी 200 देगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पास रखना चाहता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बता दूं कि जब यूनियन ने स्टेट्स को बनाया था तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर उसने अपने पास रखी, मोर पावर विद द यूनियन, और बहुत ही कम पावर जो है वो स्टेट्स को, या फिर मैं कह सकता हूँ रीजन्स को दी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चाइना, आपको पता है रिपब्लिक ऑफ चाइना एक यूनिटरी स्टेट्स है, ठीक है। और यूएसएसआर, यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिए इसमें आगे क्या है। देखिए, आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ इसमें, वो ये समझाना चाहता हूँ कि फेडरलिज्म का मतलब सिंपल सा बस ये होता है कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो कितनी स्टेजेस में डिवाइड होंगी, और कितने स्टेट्स में वो पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। अब हमेशा जैसा होता है वैसा नहीं होता। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, आपने सुना होगा फॉर्मर सोवियत यूनियन। कहने के लिए उसने अपना नाम क्या रखा था? यूनियन, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था? कन्फेडरेशन। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक रीजन था, उसमें एक स्टेट था, उसमें एक रिपब्लिक था, कुछ भी मान लीजिए, उसका नाम था रशिया, जो आज एक कंट्री है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर थी। उसके बाद में एक और रिपब्लिक था जिसका नाम क्या था? यूक्रेन, जिनमें दोनों में लड़ाई चल रही है। उसके बाद उससे कम पावर थी, और भी जो उसके बाद में जो देश टूट के बने थे उनके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में कम कम पावर्स थी। आप देख सकते हैं। तो एक के पास ज़्यादा पावर थी, एक के पास कम पावर थी, लेकिन मोर और लेस देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्निंग बॉडी थी, हर एंटिटी के पास उससे ज़्यादा पावर थी। तो कहने के लिए तो वो था यूनियन, लेकिन उसका नेचर क्या था? कन्फेडरेशन। एक और एग्जांपल देता हूँ, याद रखिएगा। जर्मनी, जर्मनी कहने के लिए आपके लिए क्या है? फेडरेशन है। क्या है? फेडरेशन। अब फेडरेशन में क्या होता है कि जितनी पावर स्टेट्स के पास होती है, लगभग उतनी ही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के पास होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो मुद्दे देश को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, या फिर उनकी उसके हित में या अहित में होते हैं, उसमें कोई भी एंटिटी, कोई भी रीजन, कोई भी स्टेट सवाल खड़े नहीं कर सकता। उनसे पूछा जरूर जाएगा, लेकिन इन दी एंड जो बात मानी जाएगी वो सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की मानी जाएगी। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में अगर किसी स्टेट को लगता है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से या फिर किसी फॉरेन कंट्री की वजह से अगर उनकी जो मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट है वो अगर अफेक्ट हो रहे हैं, तो होता क्या है इसमें? सिंपल सी बात है, जर्मनी फेडरेशन होने के बावजूद भी कन्फेडरेशन जैसा एक्ट करता है, और वो उसमें जो है दखलंदाजी दे सकता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब है कि मोर और लेस कन्फेडरेशन हो, फेडरेशन हो, यूनियन हो, इन सब का इतना मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के पास कितनी पावर होगी, और सेंट्रल गवर्निंग बॉडी को बनाने वाले जो स्टेट्स हैं जिनके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ, उनके पास कितनी पावर होगी, और वो पावर किस किस तरीके से उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फेडरेशन होते हैं जो कन्फेडरेशन जैसी
नेचर रखते हैं। बहुत सारे ऐसे कन्फेडरेशन होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है कन्फेडरेशन लेकिन नेचर कैसा उसका, फेडरेशन। इंडिया है फेडरेशन, बोला जाता है उसे यूनियन, लेकिन नेचर क्या है उसका, फेडरेशन। सोवियत यूनियन था एक यूनियन, लेकिन नेचर कैसा था उसका, कन्फेडरेशन। इसी वजह से टूट गया। क्यों? क्योंकि लूज कॉन्ट्रैक्ट था। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं इंडिया के सेंस में। इंडिया के सेंस में आपको दो तरीके के फेडरेशन के बारे में सुनने को मिलता है। पहला जो होता है वो होता है एसिमेट्रिकल। दूसरा जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल। इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसिमेट्रिकल क्या होता है? व्हेन पावर इज equally divided among central governing body and entities। एंटिटीज का मतलब क्या है? वो रीजन्स या फिर राज्य। ठीक है। सिमेट्रिकल क्या होता है? when power is not divided equally among central governing body and entities। ठीक है, एक मिनट। ये होता है हमारा सिमेट्रिकल और ये होता है हमारा एसिमेट्रिकल। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? आपने हमेशा अक्सर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में दो फेडरेशन में भी, या फिर मैं कह सकता हूँ, आपको पता है कि यूनियन है हमारा इंडिया, मतलब नाम यूनियन है, नाम यूनियन है, लेकिन जिसमें केंद्र सरकार के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है। बाकी का सारा हमारा जो इंडिया है वो कंप्लीट फेडरेशन है। ओके, ध्यान से समझिएगा। उस फेडरेशन के भी दो पार्ट्स हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है कि जब पावर जो होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है। कैसी होती है? इक्वली डिवाइडेड होती है। ठीक है। मान के चलिए जो पावर केंद्र सरकार के पास है वही पावर राज्य सरकार के पास भी होंगी, इक्वली होंगी। अच्छा, एसिमेट्रिकल क्या होता है? एसिमेट्रिकल ये होता है जब पावर इक्वली डिवाइडेड नहीं होती, जब हम कुछ राज्यों को ज़्यादा महत्व दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आया था आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370, एंड 35। आपको तो हमारे संविधान में दो आर्टिकल थे जो अब नहीं है, मतलब है तो सही है लेकिन वो ऑपरेशनलाइज नहीं है। आर्टिकल 370 जिसको हम बोलते हैं धारा 370, और 35A जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 35A। इन दोनों के तहत आपको पता है जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार मिले थे जो कि बाकी के राज्यों को नहीं मिले थे। मतलब पावर जो है वो सेंट्रल गवर्निंग बॉडी और स्टेट्स के बीच में या एंटिटीज़ के बीच में इक्वली डिवाइडेड नहीं है। उसी तरीके से मणिपुर है, मेघालय है, उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के कुछ रीजन्स हैं, गुजरात और मराठवाड़ा के कुछ रीजन्स हैं। अलग अलग राज्यों को, काफ़ी सारे राज्य, अगर आप देखें कभी अगर फ्यूचर में वीडियो बनेगी तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि स्पेशल प्रोविजंस कुछ राज्यों के लिए कैसे हो, किस प्रकार से काम करते हैं। आपको तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371। ठीक है। तो ये 371 जो आर्टिकल है वो काम क्या करता है कि वो राज्यों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है। मतलब कि वो राज्यों को कुछ स्पेशल ऐसी पावर्स देता है जो कि बाकी के राज्यों को नहीं मिली होती है, ताकि हम उनके लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकें और उसे प्रिजर्व कर सकें, ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है या फिर हमें जो है इस इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा और हम इसे छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया की यूनिटी को बनाने के लिए हमने एसिमेट्रिकल फेडरेशन को अपनाया है, लेकिन कहीं कहीं हमें
सिमेट्रिकल फेडरेशन को भी देखने को मिलता है। जैसे आपका कोई भी राज्य, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास उतने ही राज्य जितने कि उत्तर प्रदेश के पास है, उत्तर प्रदेश के पास उतने ही राज्य जितने कि बिहार के पास है। उसी तरीके से बहुत सारे राज्य जो हैं उनके पास वही पावर है जो कि दूसरे राज्यों के पास पावर है, जो पावर केंद्र सरकार ने उन्हें दी है, जो पावर संविधान ने उन्हें दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी है। वहीं एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जब हमें कुछ राज्यों को स्पेशली ट्रीट किया जाता है, उनकी डाइवर्सिटी को लेकर, उनके एरिया को लेकर, जोग्राफिकल लोकेशन को लेकर, तो उनको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, क्योंकि पावर जो होती है वो केंद्र और राज्य के बीच में जो डिवाइडेड होती है वो अनइवन होती है, वो इवन नहीं होती है। तो इस तरीके की दो फेडरेशन में देखने को मिलती है, सिमेट्रिकल फेडरेशन और एसिमेट्रिकल फेडरेशन। जब हम किसी भी एंटिटी को ज़्यादा पावर दे देते हैं तो वो एसिमेट्रिकल फेडरेशन होता है, और जब पावर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बराबर होती है तो उसे सिमेट्रिकल फेडरेशन होता है। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका उत्तर दे पाऊँ। धन्यवाद।